ई लर्निंग पाठशाला में कक्षा 12 अर्थशास्त्र के बच्चों का स्वागत है। ये उत्पादन फलन क्या होता है? अब ये बता रहा है कि उत्पादन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा आगतों को और निर्गत, ये आगत क्या होता है? साधन होता है। उत्पादन के साधन को हम आगत कहते हैं। आउटपुट यानी जो उत्पादन बनता है अथवा उत्पाद में परिवर्तन किया जा सकता है। अब एक चीज, उत्पादन के साधन कौन कौन होते हैं? श्रम होते हैं, मशीन होते हैं, भूमि होता है, कच्चा माल होता है, बिजली होता है। अब इन साधनों का प्रयोग करके हम किसी भी वस्तु का उत्पादन कर सकते हैं। विशेष रूप से उत्पादन में श्रमिक और पूंजी दोनों का होना बहुत जरूरी है। इसके बिना किसी भी वस्तु का उत्पादन संभव नहीं है ना। तो अब ये उत्पादन के साधन में थोड़ा सा और बात हम समझ लेते हैं। जैसे मशीन है और श्रम है और कच्चे माल है। जैसे स्टील हो गया, है ना। एक कार निर्माता जो है भूमि जो है फैक्ट्री के लिए उपयोग करता है। मशीन जो है श्रम और कच्चे माल जैसे स्टील, एल्युमिनियम, रबड़ आदि का प्रयोग करके कार का उत्पादन करता है। अब इस कार का उपयोग जो है उपभोक्ता करता है, स्वयं उपभोग के लिए कर सकता है, या ओला जो टैक्सी कंपनी वाले होते हैं वो टैक्सी चलाने के लिए कर सकता है। उत्पादन जो है हम बिना साधन के नहीं कर सकते। अब देखिए, अर्थशास्त्र में उत्पादन को हम उपयोगिता का सृजन भी कहते हैं। ये उपयोगिता क्या होता है आपको हम आगे फिर बताएंगे कि किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करना ही उत्पादन कहलाता है। यानी उपयोगिता का सृजन करना ही जो है उत्पादन माना जाता है। तो साधन में देखिए दो प्रकार का साधन होता है। एक स्थिर साधन होता है, एक परिवर्तनशील साधन होता है। इन दोनों को याद रखना बहुत जरूरी है। स्थिर साधन वे साधन होते हैं जो उत्पादन के स्तर के साथ साथ परिवर्तित नहीं होते हैं। इसका क्या मतलब? जैसे भूमि और मशीन। उत्पादन किसी वस्तु का भी हुआ नहीं, लेकिन जमीन खरीदना जरूरी है, उसके लिए मशीन लगाना और प्लांट लगाना जरूरी है, तभी जो है उत्पादन संभव है। ये उत्पादन के स्तर पर निर्भर नहीं करता है। उत्पादन बढ़े चाहे घटे, एक बार जब भूमि खरीद लिया और मशीन लगा दिया, चाहे वो घाटा हो या लाभ हो, तो वे तो जो खरीद लिए गए सो खरीद लिए गए। तो इस साधन को हम स्थिर साधन बोलते हैं। दूसरी बात, ये परिवर्तनशील साधन है। परिवर्तनशील साधन किसे कहते हैं? उत्पादन का जो उत्पादन के स्तर के साथ साथ परिवर्तित होते हैं। जैसे श्रम हो गया, बिजली हो गया, कच्चा माल हो गया। ये सब साधनों की मदद से, क्योंकि इसके बिना तो उत्पादन तो संभव है नहीं। यानी उत्पादन के स्तर में परिवर्तन होने के साथ ही साथ जो है इस साधनों में भी परिवर्तन हम कर सकते हैं। बिना इन साधनों में परिवर्तन किए जो है हम उत्पादन नहीं बढ़ा सकते। तो श्रमिक की मात्रा को बढ़ा करके, कच्चे माल की मात्रा को बढ़ा करके, मशीन को चलाने के लिए बिजली जो होती है, बिजली को बढ़ा करके जो है हम उत्पादन कर सकते हैं। ये सबको पता है। इन दोनों को आपको याद रखना बहुत जरूरी है। अब जो है यहाँ नीचे जो गैर कारक आदान लिखा है, यानी साधन। इनपुट का मतलब हो गया साधन, यानी कच्ची सामग्री यानी रॉ मटेरियल, और पावर यानी बिजली। इसको जो है सम्मिलित किया जाता है उत्पादन में। ये कह रहा है उत्पादन फलन को कैसे मापा जाए। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने शोध करके एक रिजल्ट निकाला और ये दिखाया और बताया कि ये जो है किसी भी वस्तु का उत्पादन में जो है सहयोग करने वाले जो साधन है उसमें जो एक श्रमिक है और एक पूंजी, दोनों का होना जरूरी है। इसके बिना जो है उत्पादन संभव नहीं है। यहाँ नीचे देखिए लिखा है QX बराबर F कोष्टक में L K कोष्टक बंद। इसका क्या मतलब? इसका मतलब QX, X क्या है? वस्तु की इकाई है। Q जो है उत्पादन की मात्रा है, यहाँ देखिए नीचे लिखा है। F जो है फलन है और L जो है क्या है? श्रमिक है। और K क्या है? पूंजी है। इन दोनों की मदद से जो है हम किसी भी वस्तु का उत्पादन करते हैं। ये बात समझ में बात आ गई। अब जो है अब आगे देखें। ये वाटसन के अनुसार जो अर्थशास्त्री है इसने बताया किसी फर्म के भौतिक साधनों तथा उत्पाद को भौतिक मात्रा के संबंध को उत्पादन फलन कहते हैं, है ना। गणित में इसको Q जो है
श्रमिक और पूंजी का फलन माना जाता है, क्योंकि उत्पादन जो है यल का फलन है और के का भी फलन है। यानी के नहीं रहेगा तो क्यू भी नहीं होगा, यल नहीं रहेगा तो क्यू नहीं होगा। तो इन दोनों का होना जरूरी है, यानी दोनों साधन का होना जरूरी है। यानी क्यू जो है श्रम और पूंजी दोनों पर निर्भर करता है, इसीलिए इसको फलन कहा जाता है। देखिए, उत्पादन में समय अवधि की बहुत जबरदस्त जो है इसका अवधारणा माना गया है। अब विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने इसको माना है। समय अवधि जो है उत्पादन में 3 प्रकार के विशेष रूप से होते हैं। ये है, पहला देखिए लिखा है अति लघु अवधि या बाजार अवधि, या इसको बोलते हैं अति अल्पकाल की अवधि यानी समय। अब देखिए, उत्पादन में जो ये बाजार अवधि है इसका क्या मतलब है, और अति लघु अवधि यानी अति अल्पकाल की अवधि भी कहते हैं, यानी अति अल्पकाल का समय अवधि भी इसको कहा जाता है। तो अब ये होता क्या है, तो अभी देखिए ये कह रहा है कि यह वह समय है जिसमें उत्पादन के घटकों में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अतः इस अवधि में उत्पादन के स्तर में परिवर्तन नहीं किया जा सकता। इसका क्या मतलब, इसका मतलब ही कि उत्पादन की जो साधन है उसमें कोई भी अगर परिवर्तन कर लिया जाए तो उत्पादन के स्तर में कोई परिवर्तन नहीं होगा। यानी साधन की मात्रा में बढ़ा करके उत्पादन को नहीं हम बढ़ा सकते हैं। ऐसे समय अवधि को हम अति अल्पकाल की समय अवधि कहते हैं। ये समय अवधि सिर्फ 1 दिन का होता है या 2 दिन का, अधिक से अधिक हो सकता है, इससे ज़्यादा नहीं होता है। तो अति अल्पकाल के समय यानी बाजार समय कहा जाता है। अब ये समय जो होता है, ये आप ये समझें कि ये घड़ी और कैलेंडर के हिसाब से उत्पादन का समय अवधि नहीं माना गया है। विभिन्न अर्थशास्त्रियों ने बताया है कि उत्पादन के स्तर पर जो है निर्भर करता है समय अवधि। तो अति अल्पकाल की समय अवधि के बारे में आपको समझ में बात आ गई। अगला जो है दूसरा जो है लघु अवधि है, यानी अल्पकाल की समय अवधि। ये अल्पकाल का समय क्या होता है, यहाँ था अति अल्पकाल का समय, ये अल्पकाल का समय है यानी लघु अवधि इसको बोलते हैं। अब ये क्या है, जिसमें उत्पादक केवल परिवर्तनशील साधनों में परिवर्तन कर सकता है जबकि स्थिर साधन में कोई परिवर्तन नहीं कर सकता। तो इस समय अवधि में उत्पादन का एक सीमित स्तर ही तक जो है उत्पादन को हम बढ़ा सकते हैं। इसका क्या मतलब है, इसका मतलब ये है, आप ही समझो, यानी जैसे 1 हफ्ता या 1 महीने की समय अवधि होती है जिसमें उत्पादन के साधन को बढ़ा करके हम उत्पादन में वृद्धि तो कर सकते हैं लेकिन पूरी तरह से नहीं, बल्कि एक सीमित स्तर तक ही हम वृद्धि कर सकते हैं। समझ में बात आई है ना। ये समय अवधि सिर्फ 1 महीने या 20 दिन की होती है, इसको हम अल्पकाल के समय कहते हैं। जैसे किसी वस्तु की मांग यदि बाजार में होती है तो फैक्ट्री वाला तुरंत तो बढ़ा नहीं देगा, है ना। आगे आपको हम बताएंगे कि ये जो है मांग और पूर्ति क्या होती है। अब पीछे आपको हम बताएंगे भी चैप्टर में, उसको बाद में बताएंगे। आगे देखो आप, अब ये है तीसरा जो है दीर्घकाल का समय, इसको लॉन्ग पीरियड बोलते हैं। दीर्घकाल आप समझ रहे हो, दीर्घकाल क्या मतलब है, ये समय अवधि वह है जिसमें उत्पादक परिवर्तनशील और स्थिर दोनों साधन के घटकों में परिवर्तन कर सकता है। मतलब स्थिर साधन और परिवर्तनशील साधन दोनों। इससे साधन क्या है, इससे साधन क्या है, भूमि और पूंजी स्थिर साधन हो गए। अब परिवर्तनशील साधन क्या हो गए, श्रम और कच्चे माल, बिजली यानी पावर। इन दोनों में परिवर्तन करके हम उत्पादन को पूरी तरह से मांग के अनुसार हम बढ़ा सकते हैं। तो ऐसे समय अवधि को हम दीर्घकाल का समय अवधि कहते हैं। उत्पादन की माप जो है आप इसको कैसे करोगे, अब इसमें देखिए कुछ परिभाषा है, इसको याद रखना बहुत ज़रूरी है। जैसे कुल उत्पाद किसे कहते हैं या कुल उत्पादन किसे कहते हैं,
कुल उत्पादन का मतलब ये है कि विभिन्न साधनों द्वारा, उत्पादन के विभिन्न साधनों द्वारा एक निश्चित समय अवधि में एक फैक्ट्री या एक फर्म द्वारा या एक उद्योग द्वारा जो कुल उत्पादन किया जाता है उसे हम कुल उत्पादन कहते हैं। जो भी उत्पादन करता है कि एक निश्चित समय के अंतर्गत ही जो है जो उत्पादन होता है उसको हम कुल उत्पादन कहते हैं। ठीक है। अब जैसे उदाहरण आप देखो, यहाँ लिखा है एक मशीन पर जो है 4 मजदूर काम करते हैं। अब ये मजदूर जो है क्रमशः जो है ये किसी वस्तु का 10, 12, 8 एवं 15 इकाई का उत्पादन करते हैं। ठीक है, 4 मजदूर हैं। अब बताओ कि कुल उत्पादन कितना हुआ? सबको आप जोड़ दो, इसको इन सबको आप जोड़ दोगे तो 45 इकाई हो जाएगा, है ना। तो 45 इकाई के बराबर ये कुल उत्पादन जो है हुआ, है ना। अब जो है सीमांत उत्पादन क्या है? अब यहाँ देखिए सिग्मा एमपी लिखा है, इसको हम अब अभी आगे भी ग्राफ के द्वारा तुमको हम बताते हैं। टीपी क्या है? कुल उत्पादन है। टी यानी टोटल, पी से प्रोडक्शन, टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन। एमपी क्या है? एम मार्जिनल प्रोडक्ट, अभी आगे बता रहा हूँ। ये सेकंड देखो मार्जिनल प्रोडक्ट है, इसको समझना बहुत ज़रूरी है। पूरे अर्थशास्त्र में इसका बहुत बड़ा उपयोग है। एमपी क्या है? मार्जिनल प्रोडक्ट यानी सीमांत उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन के योग को हम कुल उत्पादन भी कहते हैं। ठीक है। अभी सीमांत उत्पादन क्या होता है? तो नीचे आइए देखिए, दूसरा है सीमांत उत्पाद या सीमांत भौतिक उत्पाद। बात एक ही है, आप याद रखना। सीमांत उत्पादन, अब ये क्या है? साधन की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ा देने से कुल उत्पादन में जो अतिरिक्त उत्पादन होता है उस अतिरिक्त उत्पादन को हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। इसका क्या मतलब? या फिर देखो, उत्पादन के अन्य साधनों को स्थिर रखकर, कोई एक साधन या 2 साधन को स्थिर रख करके जो है परिवर्तनशील साधनों की एक अतिरिक्त इकाई का उत्पादन में प्रयोग करने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसे ही सीमांत उत्पादन कहते हैं। अब जैसे उदाहरण देखो आप, जब एक मशीन पर 4 मजदूर काम करते हैं तो कुल उत्पादन 45 इकाई के बराबर होता है। जब मजदूरों की संख्या 5 हो जाए तो मान लीजिए कि कुल उत्पादन बढ़ करके 55 हो गया। ठीक है। तो अभी हमको बताओ कि 4 मजदूर साधन ये हैं, मजदूर साधन हो गए, तो 4 मजदूर से 5 मजदूर हो गए, कई मजदूर बढ़ गए, यानी साधन कितने बढ़े? 1। अब कुल उत्पादन पहले से कितना, पहले कितना था? 4 मजदूर पर कितना था? 45। 5 मजदूर पर कितना था? 55। कुल उत्पादन कितना बढ़ गया? 10 इकाई। 55 में से 45 घटा दो, 10 हो गया ना, है ना। तो एक मजदूर बढ़ने से, ध्यान देना, सीमांत उत्पादन किसे कहेंगे? साधन की एक अतिरिक्त इकाई के वृद्धि होने से कुल उत्पादन में जो वृद्धि होती है उसी को हम सीमांत उत्पादन कहते हैं। ये 10 इकाई क्या हो गया? सीमांत उत्पादन हो गया। अब जरा इसको देखो आप, ये एमपी बराबर टीपी क्या लिखा है? टीपी एन माइनस टीपी एन माइनस 1। एन जो है एन परिवर्तनशील साधन पर कुल उत्पादन की मात्रा को बताता है ना। उत्पादन की इकाई एन जो है उत्पादन की इकाई को बताता है। टीपी जो है कुल उत्पादन को बताता है। यहाँ भी टीपी कुल उत्पादन को बताता है, लेकिन पीछे वाला कुल उत्पादन को बताता है। ये आगे वाले को बताता है, ये पीछे वाले को बताता है। अब इन दोनों में से, जैसा कि देखो 55 को ये टीपी हो गया और ये 45 ये हो जाएगा, इसमें से घटा देंगे इसको तो ये एमपी हो जाएगा, यानी सीमांत उत्पादन। तो सीमांत उत्पादन क्या हो गया बताओ? साधन की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ा देने से कुल उत्पादन में जो अतिरिक्त वृद्धि होती है उस उत्पादन में वृद्धि को क्या कहेंगे? सीमांत उत्पादन कहेंगे। जैसा कि इस उदाहरण में आप देख रहे हो, इसको अच्छे ढंग से समझना, क्योंकि आगे भी उदाहरण बता रहा हूं। ये सीमांत उत्पादन का बहुत बड़ा खेल है। ये एमपी बराबर ई का है, डेल्टा है, त्रिभुज जैसे बना है, ये डेल्टा है और टीपी है। इसका क्या मतलब? ये डेल्टा यानी त्रिभुज जैसे बना है, इसको डेल्टा कहते हैं। डेल्टा यानी परिवर्तन, टीपी में परिवर्तन को बताता है। जहां भी किसी अक्षर के पीछे ऐसे लिखा रहे त्रिभुज
तो इसका मतलब परिवर्तन हो गया। किसमें परिवर्तन? टीपी में परिवर्तन। टीपी माने कुल उत्पादन में परिवर्तन। कुल उत्पादन में जो परिवर्तन होता है इसको हम डेल्टा टीपी के नाम से जानते हैं गणित में। अब ये डेल्टा एल है, एल क्या है? श्रमिक है, तो श्रमिक में परिवर्तन अभी मैंने बताया। श्रमिक में एक कितना परिवर्तन? 1 का हुआ। और टीपी में कितना परिवर्तन हुआ? 45 से ये देखो ये 55 हुआ, है ना। 10 का परिवर्तन हुआ, 10 का परिवर्तन हो गया। तो इस प्रकार यहाँ देखो एमपी लिखा भी है, सीमांत उत्पाद और कुल उत्पाद में परिवर्तन। डेल्टा टीपी जो है कुल उत्पाद में परिवर्तन को बताता है। डेल्टा एल जो है श्रमिक की इकाई में परिवर्तन को बताता है। अब आइए अभी इसमें देखिए, भौतिक औसत उत्पादन किसे कहते हैं? औसत किसे कहते हैं? जैसे कोई 1 से लेकर 10 तक कोई संख्या है, अब तुमसे पूछें कि औसत संख्या कितनी होगी तो क्या बताओगे आप? जैसे एक खिलाड़ी जो है क्रिकेट में, हाँ, 1 से 10 रन बनाता है एक खिलाड़ी, तो कितना औसत रन बनाया? कैसे आप निकालोगे? तो क्या करेंगे? 1 से 10 तक के संख्या को जोड़ देंगे और जोड़ करके और जितने खिलाड़ी हैं वो खिलाड़ी की संख्या को भाग दे देंगे, तो जो नंबर प्राप्त होगा उसको हम औसत नंबर बोलेंगे। ठीक वही बात जो है यहाँ पर लागू होती है। यहाँ देखिए लिखा है, अल्पकाल में परिवर्तनशील साधनों की प्रति इकाई उत्पादन को औसत उत्पादन कहते हैं। इसका क्या मतलब? ये देखो, पहले यहाँ देखो, एपी, ए से एवरेज, पी से प्रोडक्शन। एवरेज प्रोडक्शन यानी औसत उत्पादन हिंदी में इसको बोलते हैं, अंग्रेजी में एवरेज प्रोडक्शन बोलते हैं। अब टीपी बटा एल है। टीपी क्या है? टोटल प्रोडक्शन यानी कुल उत्पादन। कुल उत्पादन में श्रमिक की मात्रा का भाग देने से जो नंबर प्राप्त होगा उसको हम औसत उत्पादन कहेंगे। यदि कुल उत्पाद को परिवर्तनशील साधनों की इकाइयों का भाग दे दिया जाए तो जो भागफल प्राप्त होगा उसको हम औसत उत्पाद कहेंगे। ठीक है, अब उदाहरण जरा देखो। अब एक चीज और, औसत उत्पाद ऋणात्मक हो सकता है लेकिन शून्य नहीं हो सकता है। अभी ग्राफ में आपको हम बताएंगे, तो आगे देखो। अब उदाहरण यहाँ देखिए, यदि एक मशीन पर 5 मजदूर काम करते हैं, ध्यान देंगे, एक मशीन पर 5 मजदूर काम करते हैं, तो कुल उत्पादन कितना होता है? 55 इकाई। किसी वस्तु के जो है 55 इकाई का उत्पादन होता है। तो इस स्थिति में औसत उत्पादन कितना हो गया? अब 55 में 5 का भाग दे देंगे। यहाँ देखो, कुल उत्पादन में साधन की कुल संख्या का भाग देने से जो नंबर मिलेगा उसको हम औसत उत्पादन कहेंगे। देखो 11 आ गया, 55 में 5 का भाग दे देंगे तो 11 हो जाएगा। यहाँ देखिए लिखा है 55 भागा 5। तो इस तरीके से औसत उत्पादन निकालते हैं। बाकी जो है कल